क्या मानते हैं आप गुजरात के इस चुनाव को, बीजेपी को और मुसलमानों को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इलेक्शन है वो गुजरात में अभी जो हो रहा है या ना, वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बिल्कुल 3 दिन से ज्यादा गम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको झकझोर कर याद दिलाया जाए, बिल्किस के दोषियों को छोड़ दिया जाए, तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमारा काम है आगे बढ़ो, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ते कोई बीच में पैर लगा दे, बिल्किस के दोषियों को छोड़कर आपके जख्मों को हरा भरा कर दे, तो आप कुछ नहीं कहेंगे? आप मुझे, मैं तो सीरत से जाता हूं। आप क्या हुआ था बदर में, ओहद में, फिर क्या हुआ खंदक में, फिर क्या हुआ फतेह मक्का में। बात करेंगे क्या हुआ गुजरात में और क्या हो रहा है गुजरात में। आपने कहा मोदी जी इंपॉर्टेंट है, मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते। नरोड़ा पाटिया में 2002 में 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। जो दोषी था, जिसको जेल में जाना पड़ा, उसकी बेटी को बीजेपी टिकट दी थी। क्या मोदी जी को नहीं पता ये बात? देखो, ऐसा है ना, ठीक है, अब उनको लगता है कि कोई इलेक्शन में जीत जाता है, ठीक है, हमको 20 साल लगेंगे पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाने में। इससे मेरा अभी लाइन ही अलग है। मैं मुसलमानों को क्या बोलता हूं कि सियासत के मामले में खाली बस, दोबारा मैं कह रहा हूं कि अपनी आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, दिमाग से लगाओ अंदर। तालीम के अंदर बिल्कुल जबरदस्त पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाना है। उसमें एक जनरेशन जाएगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आप देखोगे। और आप बहुत दूर मत जाओ, यहूदी कौम को देखो, उसी मदरसे से हाफिज कुरान भी निकलता था, उसी मदरसे से मुहद्दिस भी निकलता था, उसी मदरसे से फिजिसिस्ट भी निकला, उसी मदरसे से मैथमेटिशियन भी निकला। तो हमको भी उस लेवल की तालीम पर फिर से आना पड़ेगा। और उन्हीं मदरसों के अब सर्वे कराए जा रहे हैं और नोटिस दिए जा रहे हैं। तो वक्फ की जमीनों को लेकर भी अब सरकार हड़पने वाली इस तरह की कुछ बातें चलाई जा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, वक्फ सबसे ज्यादा किसने खाई है? कब्रिस्तान की जमीनें बेच के कौन खा गया है? गैर मुस्लिम ने किया है। अरे भाई, अहमदाबाद का जो पुलिस स्टेशन आप देखिए, पुलिस कमिश्नर ऑफिस का पीछे पूरा पार्किंग वक्फ की। एक मिनट, बेचा किसने? तो हड़प लिया, बेचा किसी ने? बेचा नहीं, हड़प नहीं है, बेचा है। ये हमारे यहाँ बहुत दूर मत जाओ, सामने ही है कब्रिस्तान। आप विदेशों में उनके लिए पूरी कहते हैं, जफर सरेश वाला विदेशों में मोदी के लिए बैटिंग करते हैं अच्छी, ये कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए बैटिंग करना, भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए की है तो नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात चुनाव में पहले चरण का मतदान हो गया। पिछले बार के मुकाबले में इस बार तकरीबन 7 से 8% मतदान कम हुआ है। 89 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें सौराष्ट्र, सूरत वो जगहें थी जहां पर पिछली बार कांग्रेस को शायद ज्यादा सीटें मिली थी। अब दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे 5 दिसंबर के रोज। गुजरात चुनाव सबकी निगाहें इसलिए भी ज्यादा टिकी हुई है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। दूसरा, इस बार गुजरात का चुनाव कुछ इसलिए भी अलग है कि हमेशा यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दो के बीच में मुकाबला रहा, लेकिन इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो गुजरात के चुनाव पर जब बात हो, नरेंद्र मोदी पर बात हो, बीजेपी पर बात हो, जब यह पूछा जा रहा हो कि गुजरात का मुसलमान आखिर क्या करेगा, तो ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे ख्याल से जफर सरेशवाला साहब से बेहतर मुझे कोई और नहीं मिला। तो हम जफर भाई से बात करेंगे। जफर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नहीं, बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जफर भाई, गुजरात के चुनाव, क्योंकि आपने तो काफी सालों से गुजरात के चुनाव को भी करीब से देखा और सबसे बड़ी बात, आपने नरेंद्र मोदी को काफी करीब से देखा है। क्या मानते हैं आप गुजरात के इस चुनाव को, बीजेपी को और मुसलमानों को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इलेक्शन है वो गुजरात में अभी जो हो रहा है या ना, वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी है और भी जो भी हैं। देखिए, गुजरात में हमेशा आप देखिए, पहले भी यानी 2012 का जो चुनाव हुआ था, उसमें केशुभाई पटेल जो दिग्गज नेता बीजेपी के, जो RSS में जिनकी जिंदगी निकली, जो पटेलों के बड़े लीडर, वो पार्टी बनाई थी, उन्होंने 1 सीट लेके आए। तो गुजरात में एक तय है। तो यहां अभी भी जो इलेक्शन में फाइट है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। उसमें ऑफ कोर्स बीजेपी बहुत आगे है, बीजेपी बहुत आगे है, हाँ। और वो देखिए, आपको मानना पड़ेगा, यानी आज से नहीं, 2 साल से बीजेपी के बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। यानी वो बीजेपी आगे होने की वजह क्या है? आगे होने की वजह क्या है कि एक तो नरेंद्र मोदी साहब,
यानी आप चाहे मानो या ना मानो, हिंदुत्व का चेहरा जो नहीं, वो उनकी एक जो उनका जो चेहरा है वो पूरे हिंदुस्तान में है। यानी आप देखिए कि वो उन इलाकों में जहां उनकी एक सीट नहीं है पार्टी की, जैसे केरला है या तमिलनाडु है, लेकिन वहां भी जाते हैं तो बहुत जबरदस्त तादाद में भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो गुजरात तो उनकी जगह है और उनके मुकाबले का कोई लीडर दूसरा किसी सियासी पार्टी पे के पास नहीं है। तो बीजेपी ने मोदी साहब हैं सामने, तो वो एक बहुत बड़ी जो भी रणनीति कही है या जो भी कही है बीजेपी की, तो वो इसलिए वो आगे। एक दूसरा 2 साल से लगी हुई है बीजेपी। अब देखिए, उनको जब लगा, चीफ मिनिस्टर बदल दिया उन्होंने, पूरी कैबिनेट बदल दी, उन्होंने अपने लीडर को बदल दिया, CR पाटिल साहब को लाए, तो 2 साल से लगे हुए हैं। जहां जहां उनको लगा कि भाई यहां हम वीक हैं, तो मेहनत की। भाई जैसे पुराने पिछले वक्त में हार्दिक पटेल और वो क्या नाम है अल्पेश ठाकुर और ये सब थे, वो है ही नहीं अभी, 2017 में तो वो है ही नहीं। तो बीजेपी आगे है, बहुत आगे है। कांग्रेस पार्टी है, यानी आप देखेंगे कि हालांकि 28 साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी हुकूमत में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का कभी भी वोट शेयर 33-34% से कम नहीं हुआ है, बल्कि पिछले इलेक्शन में ये लगातार बढ़ा है। तो फाइट जो है वो ये दो के दरम्यान में। रही बात आम आदमी पार्टी की जो आप कह रहे हैं, तो देखिए अरविंद केजरीवाल साहब की बहुत सारी चीजें अब ओपन हो गई हैं, जैसे भाई वो स्कूल और वो और बहुत सारी चीजें उनकी, वो जो तबलीग जमात का। तो एक तो ये है कि मुसलमान, जो आपने पूछा, मुसलमान बिल्कुल वोट केजरीवाल को नहीं करेगा। देखिए मुसलमान बहुत होशियार है। मैं आपको बताऊं 2002 से, आप जानते हैं कि गुजरात में जो हुआ 2002, उसके बाद मुसलमानों ने एक बात तय की, अपनी प्रायोरिटी को बदल दिया। बल्कि मैं ये पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को बताता हूं कि देखो गुजरात मुस्लिम डेवलपमेंट मॉडल देखो, 2002 में हुआ, ये जहां बैठे हो ये सब जल गया था, हमारी फैक्ट्री जल गई थी, 1000 से ज्यादा मुस्लिम बिजनेसेस जमीन दोस्त हो गए थे। लेकिन आज आप देखो 20 साल के अंदर, और क्योंकि मेरी ये फील्ड है, एक भी ऐसा नहीं है वो 1000 में कि जिसने मल्टीप्लाई बाय 15 या 20 ना किया हो अपने आप को। तरक्की की मुसलमानों ने, स्कूल्स आप देखिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बीच में रुकूंगा कि जुहापुरा पूरा गुजरात दंगों से पीड़ितों से बेचारे गरीबी में मर रहे हैं वो लोग, न सड़क है, न पानी है, न सही से बिजली है वहां पर। नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा क्या था और क्या हुआ। जो 2002 से पहले जो जुहापुरा था, सड़क नहीं थी, यानी आप देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, तो आपको यह कंपेयर करना पड़ेगा क्या था न क्या हुआ। तो हुआ है, सोसाइटियां बनी है, टीपी स्कीमें नहीं थी, 2007 तक एक भी टीपी स्कीम नहीं थी वहां पर, हुई मोदी साहब के जमाने में हुई। और अमित शाह ने उसी पर कहा कि वही कमजोरी है, उसी को मजबूत करना, हिंदुओं को डरा दिया वेजलपुर को लेकर। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात याद रखना, मैं मुसलमानों को कहता हूं, सियासी लोग पॉलिटिकल रैली में जो बोले ना, तो उसको एक कान से लो, दूसरे कान से निकाल दो। क्यों? 15 लाख का जुमला था ऐसे। क्यों क्यों क्यों? कुछ आपकी मोहब्बत में भी बोलते हैं तो वो भी बोल है, कुछ आपकी नफरत में बोलते हैं वो बोल है, तो ये बोल है, इसको नजरअंदाज कर दो। जनता सही बोलते कि मोदी जी खाली जुमले बोलते हैं, इसका मतलब नजरअंदाज कर दो। हमारी पॉजिटिव जो बोलते हैं ना, उनको भी मैं तो दोनों बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि हाँ, मेरा पैमाना क्या है, जब वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठते हैं तब वो क्या करते हैं या नहीं करते, वो हमारा पैमाना होना चाहिए। देखिए सियासी पार्टी इलेक्शन के जमाने में बहुत कुछ बोलते हैं। एक मुझे आज नहीं, बहुत साल पहले एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता इलेक्शन के जमाने में बोले, यार देखो जफर भाई, अभी इलेक्शन में बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, तो यार तुम बुरा मत मानना। और क्या काम मालूम? हाँ, उन्होंने कहा कि यूपी गए हो? तो मैंने कहा हाँ। बोले यूपी में क्या होता है, होली के वक्त रंग डाल देते हैं, फिर कहते हैं यार होली है, बुरा मत मानना। तो बोले इलेक्शन के जमाने में यार हमसे भी कुछ सुनोगे? मोदी साहब ने भी आपसे कहा, जिसने भी, जिस बड़े वरिष्ठ नेता ने, तो इसलिए बोले कि भाई ये सियासी पार्टी वाले कुछ मोहब्बत में भी बोलते हैं ना आपके, हम ये देंगे, कौन सा कृष्णा कमीशन लेके आएंगे, ये देंगे, वो देंगे, रिजर्वेशन देंगे, हम उसमें खुश हो जाते हैं। पहला जुमला जो है, पहला निवाला वो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, मिला। तो इसलिए जो आपकी मोहब्बत में बोलते हैं वो भी बोल हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि एक हाथ में कुरान देंगे और कंप्यूटर देंगे, वो भी तो नहीं मिला। तो उसने, उसके लिए हमने मेहनत की, हमने लिया उनसे। मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जब चांसलर बना, तो आप जाके देखिए कि उससे पहले 20 साल से थी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मेरे जो 3 साल के टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला था वो सब करके दिखाया। वहां 35,000 मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं,
99.9% असातिज़ा मुसलमान है। तो जो उन्होंने किया वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। तो हमको बस वो, मैं अपनी बात पे आता हूं कि मुसलमानों को अभी क्या करना चाहिए कि देखिए, आप ना किसी को इलेक्शन में ला सकते हो ना हटा सकते हो, लेकिन एक चीज अभी भी आपके पास है, जिस स्टेट में भी आप हो, जिसकी हुकूमत है, उनके साथ आप राब्ते में रहो, अपनी बातें रखो और अपने काम कराते जाओ हुकूमत के सामने। तो हमने वही किया। उनके 8 साल में बहुत सारे काम किए, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, जब मनमोहन सिंह साहब के जमाने में जो उसका बजट था, इन्होंने उसको 60% बढ़ाया। बहुत सारी चीजें आती थी तो मैं ले जाता था उनके पास कि भाई ये तकलीफ है, तो 10 में से 6 चीजें हो जाती थी। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को गुजरात में भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जिसकी हुकूमत आए, जो आए, उसके साथ राब्ता रखो, अपनी बातों को करवाओ। जैसा आपने कहा कि मुसलमानों के काम हो जाते हैं, मुसलमानों को अपना काम करवाना चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है जफर साहब कि आप देखिए अहमदाबाद में भी 2 अहमदाबाद बना दिए गए, एक ओल्ड अहमदाबाद, एक न्यू अहमदाबाद। उस अहमदाबाद में आप जाकर देखिए मुसलमानों की हालत कैसी है, किस तरीके के मुसलमानों के इलाके हैं, क्या डेवलपमेंट है वहां पर। और दूसरी तरफ आप देखिए इस तरफ का अहमदाबाद, न्यू अहमदाबाद भी देख लीजिए। एक बात आप यूं कहना चाहते हो कि जो ओल्ड सिटी अहमदाबाद है उसमें मुसलमान ही है? नहीं, हिंदू मकान तो ज्यादातर बंद पड़े हुए हैं वहां। नहीं 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 भाई, मैं जाता हूं, आप जाइए, अभी भी मुसलमान तो 20-25% ही है। ओल्ड सिटी में भी 75% हिंदू है भाई। अभी भी ओल्ड सिटी में 75% कौन है? हिंदू है। तो वो तो देखिए, वो डेवलपमेंट हो नहीं सकता था वो वॉल्ड सिटी के अंदर, जो जिस तरह से पोलों के अंदर है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात पता है, कालूपुर दरियापुर में मकान जोहापुरा से महंगे हैं। जोहापुरा की जो सोसाइटी है ना, उनसे ज्यादा महंगे हैं कालूपुर दरियापुर में मकान। मेरा तो मकान है अभी भी कालूपुर खुशकुला की पोल में, वो मकान की कीमत ऑलमोस्ट पालडी के मुकाबले में है। तो ऐसा नहीं है बहुत डेवलपमेंट की आपने तो बात होगी ना कि आप वहां पर नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते आप उस मकान में? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। नहीं भाई, हम तो पैदा ही यहां हुए थे। अरे भाई एक मिनट, खुशकुला की पोल में तो हम 1969 में 69 से पहले 67 से हम यहाँ रहते हैं। ये घर भाई 62 का बना हुआ है। उसके बाद हमने 69 में वो घर बनाया, तो हम तो 62 से यहाँ रहते तो मोदी का नामो निशान ही नहीं। हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है। आप देखो, अभी ये रिवर फ्रंट फॉर एग्जांपल बना, पहले मुझे भी लगता था कि मुसलमान इलाके उसमें डेवलपमेंट में नहीं आए थे। अब आप देखो ऑलमोस्ट सारे मुसलमान इलाके आए। ये बातें हम कहते थे मोदी साहब को, तो बोले नहीं, तुम पूरा हो जाने तो फिर देखना। लेकिन अभी मुसलमान इलाकों में नहीं है डेवलप। रिवर फ्रंट भी पूरा बंजर पड़ा हुआ है, बिल्कुल। बड़ी बड़ी जमीनें आप देखिए, आप शाहीबाग में पार्क बना दिया हिंदू इलाका, नारायणपुरा में पार्क बना दिया हिंदू इलाका। अरे भाई बिल्कुल, जमालपुर में जैसे ये सबसे बेहतरीन पार्क जो है ना, बेहतरीन, वो कागदीवाड़ है। कोचरब कागदीवाड़ मुसलमानों से भरा हुआ है, एक नहीं। फिर आगे आप जाओ, सामने की साइड पे मैं गया हूं, उधर अपने जमालपुर पूरा, यानी यहां से लेके पूरा एलिस ब्रिज तक मुसलमान इलाका है। तो हो सकता है कि कुछ 19-20 होता होगा, लेकिन हमारा काम क्या है कि उनके सामने रखना। हम रखते थे, तो हमारा काम है कि हम अपनी बात को रखते रहें। यानी बिल्किस बानो पर भी कुछ बात रखेंगे या रखी आपने? रखी थी ना, बिल्कुल। बिल्किस बानो का उस जमाने में जब हुआ था भाई, तो अरे एक मिनट जब हुआ था, उसको कंपनसेशन के मिलाने में सब में लोग थे ना, हवा में तो नहीं हुआ ना, लोग थे। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, कोर्ट ने कहा। के बाद भी सुनिए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इंप्लीमेंट करने में भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई सरकार अगर ना इंप्लीमेंट करे तो कोई ताकत नहीं है किसी की। कोर्ट के ऑर्डर मैं बराबर ही है, फिर कांग्रेस हो के बीजेपी हो, सब बराबर ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको 1000 कोर्ट के ऑर्डर ऐसे बता सकता हूं कि जो कोर्ट के ऑर्डर है इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो ठीक है, लेकिन हम एक तबका था, मैं चाहता हूं कि दोबारा वो होना चाहिए। वो तबका फिर से मुसलमानों में खड़ा होना चाहिए और अपनी बात, जैसे हम मोदी साहब के 10-11 साल जो रहे थे, हम लोग बार बार उनको मिलते थे और अपनी बात रखते थे। हो सकता है 10 काम नहीं होते थे, 6 हो जाते थे, 7 हो जाते थे। तो अभी भी मैं चाहता हूं कि मुसलमान जो है, जो यूपी में मैंने कहा अभी, तो अब देखिए 2017 और 22 के योगी साहब और 22 के बाद के योगी साहब में बहुत फर्क है। क्योंकि मेरे तो तालीम और तरबियत के प्रोग्राम होते हैं, पहले भी होते थे, 2022 के पहले भी, अभी भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट है गवर्नमेंट का। हम कैसा फर्क देखते हैं आप, क्या फर्क? मतलब यार देखिए, एक तो है ना सियासत भी होती है, तो एक उनकी सियासत भी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में रहकर उन्होंने जो हमको तालीम और तरबियत के प्रोग्राम में, हमने क्या कहा, हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। अब हमको है ना ये करना है हमको। ये सब आपको इसलिए मिला क्योंकि आप मोदी के करीबी माने जाते हैं। एक मिनट, तो मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं वो, उसका फायदा किसको होता है? आम मुसलमानों को होता है।
आजम खान को वो भी तो अपने लिए नहीं कर रहे थे ना, वो भी मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को पढ़ाने की काम कर रहे थे। आजम खान जो है ना, वो छोड़ा ना बोला हूं मैं बोलना नहीं चाहता। उन्होंने भी तो भाई बड़ा लंबा वो किया है, उनकी बात जाने दीजिए। मैं तो एक आम मुसलमान की बात करता हूं। आजम खान छोड़िए ना, बड़े आदमी है। वो भी तो बच्चों को पढ़ाने का, उनकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था? उनकी वो प्राइवेट उनकी यूनिवर्सिटी है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ाता कोई बच्चों को, वो उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत फर्क आप भी वही कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का। मैं तो एक मिनट में अपने पैसे फीस नहीं लेता अपने लिए। आजम खान फीस लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी अपना एज अ एंटरप्राइज चलाते हैं, मैं नहीं चलाता। आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उनको नहीं था सपोर्ट। क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट भाई? मैं बच्चों को खिलाता पिलाता हूं, उनसे फीस नहीं लेता। गवर्नमेंट का तो सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट है कि भाई हमको ये करना है, आपका हमको कोई मदद की जरूरत नहीं है। हम उनके जो सिस्टम है उसका सपोर्ट लेते हैं बस। बाकी गवर्नमेंट से ना हम फीस लेते हैं, ना गवर्नमेंट से कोई डोनेशन लेते हैं, कुछ भी नहीं। बल्कि बच्चों को खिलाते हैं, पूरा दिन का प्रोग्राम करते हैं। हम स्टॉक एक्सचेंज से एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, टाई इंडिया से एंटरप्रेन्योरशिप के एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, बैंक के, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक के एक्सपर्ट आते हैं जो बच्चों को बैंकिंग सिखाते हैं। तो और हम बोलते हैं बच्चों को भाई तुम आओ। और यूपी में हमने कम से कम अब तक 15 शहरों में किए हैं प्रोग्राम, और बहुत जबरदस्त कामयाबी। बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ मीडिया, मुसलमानों में जो गुजरात में तो आपने देखा, ये 2002 तक आपको तो पता है 2 स्कूलें थी, अंजुमन और रिपब्लिक और एफडी, 8 इज माई, बराबर है। आज 79 स्कूल हैं। सिर्फ गुजरात सार्वजनिक वाले हमारे अफजल मेमन साहब 11 स्कूलें चलाते हैं। उसमें से 2 लड़कियों की स्कूल मेरी फैमिली चलाती है, जिसमें मेरी इमीडिएट फैमिली की मस्तूरात इन्वॉल्व हैं, जो पूरा अपना वक्त देती हैं। एक स्कूल में 850 बच्चियां पढ़ती हैं, एक स्कूल में 1250 बच्चियां पढ़ती हैं। तो 79 स्कूल, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। अच्छा देखिए, ये सिर्फ गुजरात में नहीं, कुछ लोगों ने बड़ौदा में भी यही किया, सूरत में किया। तो मैं हमेशा से एक बात कहता था कि देखो, हम अपनी प्रायोरिटी को बदलें। सियासत में अभी कुछ होगा नहीं, हम आंख खुली रखें, कान खुले रखें, दिमाग खुला रखें, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को बदल दें। जो कौम तालीम याफ्ता हो जाती है ना, और तालीम याफ्ता भी कौन सी, मामूली नहीं, हाईएस्ट लेवल की। भाई आपने ओवैसी साहब की बात की, ओवैसी साहब में और दूसरों में फर्क क्या है? बिल्कुल। आज वो खड़े होकर पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, कानून को समझते हैं, उनके बोलने का जो अंदाज है वो लगता है कि एक पढ़ा लिखा, बहुत सारे गैर मुस्लिम उनकी बात को सुनते हैं, बड़े बड़ी लोग उनको सुनने आते हैं। पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो लोग सुनते, क्या है वो? वही तालीम है। और दूसरे हमारे जो बहुत सारे रबर स्टैम्प मुसलमान हैं, एमपी एमएलए, तो सियासी पार्टियां क्या चाहती है पता है आपको? कि ऐसे मुसलमान आवे वहां कि जो रबर स्टैम्प बंद करें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं, हमारी कौम तालीम याफ्ता हो और वो अपनी तालीम के दम पर वो पार्टी में भी जाएं, असेंबली में भी जाएं, पार्लियामेंट में भी जाएं। इसलिए कि देखिए, दुनिया में ये ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है, तालीम की बुनियाद पे काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ना भाई, दुश्मन है ना दुश्मन, उसको भी ये 2 चाहिए। तो जो लोग आज आपको पीछे रख रहे हैं ना, ये आपके घर पे दस्तक देकर आपको लेके जाएंगे। लेकिन जफर साहब, एक तरफ आपने कहा कि मुसलमानों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन, और दूसरी आप देखिए कि बीजेपी के मंत्री हों, बीजेपी के सांसद हों, वो खुलेआम कहते हैं मुसलमानों का बहिष्कार करो, मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों से ये मत करो। अरे यार, एक मिनट, इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लूलू के लिए, की थी ना, बहिष्कार करो, मत जाओ। आपको पता है 3 गुना जाते हैं लोग उसके बाद। तो कौन जाता है? लूलू मॉल में मुसलमान जाते हैं। आपको पता है मुसलमान तो 20% है, जो फुटफॉल है ना 80% गैर मुस्लिम का है। आप बहुत दूर पहले भी मैंने आपको कहा था, ढालगरवाड़, आज से नहीं 30 साल से बोलते हैं ढालगरवाड़ में मत जाओ। तो ढालगरवाड़ में 90% कौन जाता है? चाय की दुकानों में अक्सर हमारी बड़े बड़े चाय के जो व्यापारी हैं वो कौन है? चीलिया बिरादरी है ना। तो चाय की लाइन कौन लगाता है उनके वहां चाय लेने के लिए? तो मैं तो कहता हूं कि करो, आप बॉयकॉट के ऐलान करो। आपको हिंदू कौम मुंह पे तमाचा मारेगी, मार रही है ना, मार रही। आप सब बात छोड़ो ना, तमाचा क्या है मालूम है? बोल से नहीं। लूलू मॉल में 3 गुना लोग गए, वो तमाचा है कि मेरा कुछ बोलना तमाचा है? आपके ढालगरवाड़ में 90% हिंदू औरतें जाती हैं, वो तमाचा है कि मेरा बोलना तमाचा है? ये हमारे जो हजरात हैं
जो मैं बता रहा हूं, अब बहुत दूर मत जाओ, अब तो पालनपुर से लेके बंबई तक हाईवे के दोनों साइड पे होटलें किसकी हैं? वहां पर नॉनवेज बंद करा दिया गया। नहीं नहीं नहीं, कई चीलिए की होटलों में नॉनवेज नहीं चलता है। अरे एक मिनट, वो चीलिए बहुत होशियार हैं, उन्होंने देखा क्या चलता है। होशियारी है या डर है? उनका बिजनेस है भाई। एक मिनट, एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, सफर कौन ज्यादा करता है? उनके वहां उन्होंने शुद्ध शाकाहारी होटलें उनकी चला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चलती हैं। भाई आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग हलाल और सूअर से परहेज करते हैं, तो आप ऐसी रेस्टोरेंट में जाओगे जहां पर सूअर का गोश्त भी मिलता होगा? तो ठीक है ना, तो ये बहुत अक्लमंद है चीलिए। उन्होंने देखा कि भाई बिकता क्या है, तो आज उनकी होटलें भरपूर हैं। अच्छा एक मिनट, वहां उस पे कौन बैठा होता है गल्ले पे? 6 इंच की दाढ़ी, 3 इंच की टोपी, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, लाइन लगा के हिंदू जाते हैं उसकी होटल में खाने के लिए। तो तमाचा यह है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा दो कि लोग लाइन लगा के आएंगे आपके पास। ये आपने कहा कि आप ऐसा दो, लोग लाइन लगा के आएंगे आपके पास में। बात कर रहे हैं हम गुजरात की, आपने बात की 2002 के दंगे वगैरह, जिसे मुसलमान पता नहीं भूलना नहीं चाहते या भूले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी खुद भी 2002 का कलंक खुद अपने दाग से अपने धोना नहीं चाहते हैं शायद। देखिए मैं एक बात बताता हूं कि हमारे यहां जो है ना, मैं दूसरों की बात नहीं करता, हमारे यहां तो शौक करना जो है ना, वो भी 3 दिन से ज्यादा हराम। आप तो मौलवी साहब के बेटे हो, जवाब है उसका 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है जवाब। हमारे यहां क्या कहते हैं? अच्छा मैं तो इसलिए बोलता हूं कि मैं तो विक्टिम हूं। आगे मेरा घर जल गया था, फैक्ट्री जल गई थी, यहां सामने जो ऑफिस है जिसमें आप पहले आए थे वो जल गई थी, तो ऐसा नहीं है मेरा तो सब कुछ जल गया था। वैसे साहब बिल्कुल 3 दिन से ज्यादा गम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको झकझोर कर याद दिलाया जाए, बिल्किस के दोषियों को छोड़ दिया जाए, तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमारा काम है आगे बढ़ो, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ो, कोई बीच में पैर लगा दे, बिल्किस के दोषियों को छोड़कर आपके जख्मों को हरा भरा कर दे, तो आप कुछ नहीं कहेंगे? आप मुझे, मैं तो सीरत से जाता हूं। आप क्या हुआ था बदर में, ओहद में, फिर क्या हुआ खंदक में, फिर क्या हुआ फतेह मक्का में। बात करेंगे क्या हुआ गुजरात में और क्या हो रहा है गुजरात में। हमको है ना उसकी लाइन बना के, मैंने कहा ना आपको, 1000 मुसलमान बिजनेसेस जो रिड्यूस टू एशेज हो गए थे, आप जाइए जाके देखिए ऐसा फ्लरिश, और उनके वहां कितने हजारों की तादाद में मुसलमान काम करते हैं। यह है। हाँ बिल्किस का हुआ, बिल्कुल सदमा है, हम तो उसमें थे, उस जमाने में लगे हुए थे, है एक आध होगा, मैंने वही कहा ना कि एक आध ऐसा बिल्किस का भी कुछ होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी ना, चाहे किसी भी समाज में हो, तो वो उस समाज के लिए खतरनाक है, किसी और के लिए नहीं है। आपने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है काफी सालों से, क्या वो भी हिंदू मुसलमान नहीं करते? नहीं, वो देखिए एक है सियासत, लेकिन मैं उनका जो निजी भाई यानी 20 साल ताल्लुक रहा है, बिल्कुल नहीं। वो बल्कि तबलीग जमात का जब हुआ था मामला, तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन मोदी साहब के अलावा ऐसा नहीं होगा जो तबलीग जमात को नहीं जानता हो, क्योंकि वो तो आपको पता है ना वडनगर के हैं, और उनके घर के बिल्कुल पड़ोस में तबलीग जमात का मरकज था। तो जब गुजरात में मेरे ख्याल से 2011-12 में, तो मैंने एक दिन बात निकली तो बोले अरे वो ना जो झोला लेके निकलता है, अरे यार वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, मोदी जी ने। हाँ, तो तबलीग जमात के बारे में ये जो किया था ना, ये केजरीवाल का किया हुआ है, अगर आप भूल जाते हो तो। जो दिल्ली में जो किया है ना सारा, जो मौलाना साद के ऊपर FIR करवाना और वो रोज एक देना, लेकिन सारी सरकार वहां पर, दिल्ली की पुलिस मोदी सरकार के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में। गृह मंत्री, सुनिए, गृह मंत्री के ऊपर इतना प्रेशर था तबलीग जमात को बैंड करने का, नहीं किया उन्होंने। बल्कि आपको याद हो, अगर गृह मंत्री ने उस जमाने में एक बहुत बड़ी चैनल में एक वरिष्ठ पत्रकार को इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं याद नहीं दिलाना चाहता, उसको चुप कर दिया था गृह मंत्री जी ने। तो कहने की बात यह है कि वो जानते हैं, देखिए हुकूमत चलाते हैं, उनको सब मालूम है। और दूसरा आपने जो बात की ना, आपने जो बात की, देखिए ये छोटे मोटे हैं ना, इनकी बात जाने दो। हिंदुस्तान में इंपॉर्टेंट जो होता है ना, या बीजेपी फॉर एग्जांपल, उसमें 3-4 लोग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है। एक मिनट, ये इतनी होशियारी, एक मिनट, ये इतनी होशियारी बताते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूं भाई अजीत डोवल साहब को कहो ना, अजीत डोवल साहब ने 3 दिन पहले, एक मिनट, नहीं, तारीफ क्या की उन्होंने, बहुत क्लियर कट कि इस्लाम का तो नाम ही पीस है। तो मैंने एक हमारे इनको बोला, मैंने कहा एक मिनट भाई आप बहुत जानते हो ना, तो डोवल साहब को बताओ ना जाकर। दूसरा उन्होंने ये कहा, कुरान की आयत कोट की
कि कुरान तो ये कहता है। तो बोले इस्लाम में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये सब चीजों का होने का। तो इंपॉर्टेंट कौन है? ये छुटमट क्या बोलते हैं इनको, छुटमट्टे, ये जो परचूरन जिसको हमारी जुबान में कहते हैं वो, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता है। तो इसलिए ये सब लोग हैं ना, इनको छोड़ दो। इंपॉर्टेंट मोदी जी, आपने कहा मोदी जी इंपॉर्टेंट है, मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते। नरोड़ा पाटिया में 2002 में 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। जो दोषी था जिसको जेल में जाना पड़ा, उसकी बेटी को बीजेपी टिकट दी थी। क्या मोदी जी को नहीं पता ये बात? देखो ऐसा है ना, ठीक है, अब उनको लगता है कि कोई इलेक्शन में जीत जाता है, ठीक है। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हम इसमें मुझे इसमें जाना ही नहीं है। तुमको हुकूमत करनी है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना, जिसको हुकूमत करनी है करो। हमारी दूसरी, हमने घोड़े के चश्मे पहने, हमको 20 साल लगेंगे पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाने में। इससे मेरा अभी लाइन ही अलग है। मैं मुसलमानों को क्या बोलता हूं कि सियासत के मामले में खाली बस, दोबारा मैं कह रहा हूं कि अपनी आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, दिमाग से लगाओ अंदर। बाकी अपनी प्रायोरिटी, जिसको घोड़े के चश्मे क्यों कहते हैं भाई, वो घोड़े को अरे अर्जुन की मिसाल देता हूं मैं। उनको पूछा कि क्या दिखता है? आसमान भी था, आसमान था कि नहीं था, पेड़ थे, परिंदे थे, क्या कहा क्या दिखता है? भाई मुझे तो आंख दिखती है। तो ऐसे ही मुझे तो ये तालीम के अंदर बिल्कुल जबरदस्त पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाना है। उसमें एक जनरेशन जाएगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आप देखोगे। और आप बहुत दूर मत जाओ, यहूदी कौम को देखो। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि मैंने उनको देखा है बहुत करीब से। भाई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, 100 साल पहले तक मैनहट्टन जो है ना न्यूयॉर्क का, उसमें यहूदी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी जगहों पर प्रॉपर्टी ले नहीं सकते थे, जर्मनी और यूरोप में, जो हुआ उनके साथ, हिटलर ने भी किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, रिवर्स गियर में गए और कौम को तालीम याफ्ता में झोंक दिया। और वाकई उन्होंने क्या तरक्की की है, आप इजराइल में जाके देखो, मैंने तो देखा है। तो हमको भी उसी राह पर अपने आप को, जो हमारे अव्वलीन का था कि भाई उसी मदरसे से हाफिज कुरान भी निकलता था, उसी मदरसे से मुहद्दिस भी निकलता था, उसी मदरसे से फिजिसिस्ट भी निकला, उसी मदरसे से मैथमेटिशियन भी निकला। तो हमको भी उस लेवल की तालीम पर फिर से आना पड़ेगा। और उन्हीं मदरसों के अब सर्वे कराए जा रहे हैं और नोटिस दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। मैंने तो तब कहा था कि आने दो इनको, आए। और मैं भी यूपी में था, तो मैं 3 वो मदरसों में गया जहां पर सर्वे वाले आए थे। एक तो जौनपुर में बहुत बड़ा मदरसा है, मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का, मेरा जाना हुआ अभी, जिसमें 3500 बच्चे पढ़ते हैं, यानी देवबंद के बाद सबसे बड़ा मदरसा है। बल्कि मैं जब गया उसके अगले ही दिन आए थे, बोले इतने खुश हुए। मैंने कहा, बोले आए तो उनके, यानी वो एक व्यू लेके आए थे, जो एक था ना, अरे यहाँ तो यूं होगा और मदरसे में तो क्या होता है, वो हैरान होके गए, यार हम तो क्या समझे थे और क्या है। तो मैंने कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि इनको कहना आओ 3 दिन रहो। वो बोलते हैं ना, तबलीग जमात वाले कहते हैं ना भाई 3 दिन लगाओ, तो तुम इनको कहो कि भाई 3 दिन आओ हमारे मदरसे में, आराम से हर क्लास में जाओ। तो आप नहीं मानेंगे कि वो जो अफसर जो मदरसे में गए, हाँ जो गलत, देखिए जो गलत है वो तो हम भी कहते हैं। भाई 1 मिनट आप देखेंगे ना, ये सर्वे क्या था जो हम और आप करते हैं, तस्दीक चलती है कि नहीं चलती? आज भी हमारी तस्दीक अभी भी चलती है सरेश वाला फैमिली की, क्योंकि हमारे पास कम से कम 1000 मदरसों का पूरा वो है। मैं खुद गया हूं, मेरे वालिद साहब ने मुझे उस जमाने में भेजा था। तो हम क्या देखते थे, मदरसा है या नहीं है, मदरसे की बिल्डिंग है नहीं है, बच्चे कितने हैं। हम जाके देखते थे मतबख, ज़कात कितनी आती है, कितनी खर्च होती है ज़कात के मामले में। मोहतमीम साहब ने इससे गाड़ी तो नहीं ली, मोहतमीम साहब ने, तो हम भी वही करते थे। और फिर हम तस्दीक नामा देते थे। मुफ्ती उनकी चलती थी, क्या अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, हमारे ढालगढ़वाड़ के जो यंग मुफ्ती गुजर गए, मुफ्ती इम्तियाज साहब, मैंने उनको दिया था। किसी जमाने में मैं करता था ये। तो भाई यूं समझो ना, हम भी तस्दीक नामा देते थे ना कि भाई ये मदरसा ठीक है ये नहीं है। तो आप यूं कहोगे कि हम भी मदरसे के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि भाई जहां हम ज़कात देते हैं वो सही ज़कात जाती है कि नहीं। हमारे चचा थे ना, अल्लाह उनको गरी का रहमत करे, वो है ना सीधा गोशवारा लेते थे और क्या देखते थे मालूम है, कि ज़कात कितनी आई और मतबख में कितनी खर्च हुई। उसके अलावा होते थे तो पकड़ लेते थे, बोले कैसे तुमने इसमें उम्रा किया मुफ्ती साहब आपने। तमलीग पकड़ लेते थे, तमलीग करते हैं तो जो हम करते थे वो करते। तो मैंने तो कहा था कि यार इनको आने दो ना, सर्वे करने दो। हाथ कंगन को आरसी किया, तो बल्कि बहुत अच्छा हुआ, इनकी आंखें खुल गई। सर्वे के बाद इनकी आंखें खुल गई मदरसों के बारे में। तो हम तो हमेशा कहते थे कि भाई हाँ गलत है, वो तो हम भी कहते हैं अपने भी, क्या हम हर मदरसे को देते हैं। मेरे यहाँ आप नहीं मानेंगे 70 साल से
अभी तक हमारे पास मालूम है कितने मदरसों का लिस्ट है? 1000 मदरसों का। हम बोलते हैं भाई ये 1000, मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग लेके जाते हैं लिस्ट। या पूछते हैं कि यार जफर भाई तुम गए? तो मैं तो उस जमाने में मेरे वालिद साहब ने मेरे को बंगाल भी भेजा था, नॉर्थ परगनाज, और वहां भी किशनगंज कोई मदरसा आता था तो बोलते भाई जाओ जाके देख के आओ। तो हम वही काम करते थे जो सर्वे वाले करते हैं। तो मैं समझता हूं हमको कोई डरने की ये डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा कि वक्फ की जमीनों को लेकर भी अब सरकार हड़पने वाली इस तरह की कुछ बातें चलाई जा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, वक्फ सबसे ज्यादा किसने खाई है? कब्रिस्तान की जमीनें बेच के कौन खा गया है? गैर मुस्लिम ने किया है। अरे भाई, अहमदाबाद का जो पुलिस स्टेशन आप देखिए, पुलिस कमिश्नर ऑफिस का पीछे पूरा पार्किंग वक्फ की एक मिनट, बेचा किसने? तो हड़प लिया, बेचा किसी ने? बेचा नहीं, हड़प नहीं है, बेचा है। ये हमारे यहां बहुत दूर मत जाओ, सामने ही है कब्रिस्तान, अभी दिखाता हूं आपको किसने बेचा है। और कब्रिस्तान के अंदर दुकानें किसने करी हैं? तो भाई मेरे घर के बोलते ना, इस घर के आग को लगी है, क्या है वो? तो चलिए माने दुकानें करी, दुकानें, इस घर को आग लगी है इस घर के चिराग से। वक्फ की जमीनें हमने बेची हैं। वक्फ की जमीन पे जो कोई यूं ही नहीं आ गया है, हमने बेची हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में 2 सबसे करप्ट बॉडी कौन सी हैं? हज कमेटी और वक्फ। तो कौन है हज कमेटी में? आज से नहीं, हमेशा से। कहां से शुरू होता है मैं बोलना नहीं चाहता। हवाई जहाज की टिकट से लेकर वो मकान से लेकर, है ना? तो कोई आया है, बाहर से आया है? तो यार हम लोग, अब हमारे लोग हैं तो हम पहले उसको तो ठीक करें। अगर हमारा निजाम सही होता है ना औकाफ का, तो इस मुल्क में मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी गरीब नहीं होता। माइलों तक है। कौन बेच के खाता है? सरकार बेच के खाएगी अब सरकार बेच के खाएगी। तो बाकी क्या रहा है? इतना हमने बेच के खा गए। फिर भी इतना बचा है कि अभी भी तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ की। अभी भी औकाफ का निजाम सही लोग चलाते ना, सही तौर पर, तो सरकार को नहीं आना पड़ता। तो यार हमने किया है उसको तो देखें। हम अपने गरेबान में देखिए, जब आदमी अपने गरेबान में मुंह नहीं डालता ना, तो फिर ये सारी मुसीबतें होती हैं। पहले मैं देखूं कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं, और हुई है। आप जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कब्रिस्तान है अहमदाबाद शहर के अंदर, किसने बेचे? मस्जिदों की जमीन है। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो 500 साल पुराने जो लोग थे ना, उनकी दुरंदेशी देखिए। मुझे आप एक बात बताइए कि आज का मुसलमान ये जामा मस्जिद बनाएगा इतनी बड़ी? बोलेगा मियां बहुत हो गए यार, 50 लोग आते हैं। उन्होंने सोचा। और दूसरा, आप पर नहीं छोड़ के गए थे वो, हर मस्जिद के साथ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे कि आज 500 साल के बाद भी आपको नहीं डालना पड़ता। हमारी जो पुरानी मस्जिदें चलती है ना, वो उनकी इनकम का इंतजाम वो 500 साल पहले करके गए थे। अगर हमारे जिम्मे होता ना, तो भाई ये हमारी मुसीबतें हैं, हम उस पे देखें। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें ना, तो किसी को आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जो गुजरात का चुनाव है, अहमदाबाद में वोट डाले जाएंगे, आपने कहा कि मोदी जी और जो चीजें रही, अगर बीजेपी और मोदी ने इतना काम किया है, इतना अच्छा रहा है सब कुछ, के दंगों के बाद में सब खड़ा हो गया और सब कुछ, तो जब इंसान अच्छा काम करता है, जब नेता अच्छा काम करता है, तो उससे तो आराम से अपने घर में कंबल ओढ़ के सो जाना चाहिए कि वोट मिल जाएगा मुझे। 50-50 किलोमीटर के रोड शो मोदी को क्यों करने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको मैं दूसरी तरफ लेता हूं। वो है ना, कोई भी इलेक्शन को छोटा नहीं गिनते। वो खूबी है बीजेपी की, आपको माननी पड़ेगी। आप उनके पन्ने प्रमुख से लेकर अब मेरे घर पे आप बताइए कि यहां जो आप हो, ये बीजेपी की सेफेस्ट सीट है ना, पालडी, एलिस ब्रिज। यहां कभी भी कोई आया ही नहीं, इनके अलावा 80% वोट मिलते हैं। मेरे घर पे कल इनका प्रमुख पूरी सोसाइटी में वो देके गया कि सफर भाई यहाँ छे बधानु। बताओ, आपका डर तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता में रहेगा ना। मोदी के करीब ही है भाई, मोदी साहब के खास। मेरे ये सोसाइटी के अंदर घरों में किसी ने मुझे, तो मैंने कहा देखो इनके अंदर ये है कि ये किसी को भी वो नहीं गिनते कि भाई चुनावी सब कुछ है। मतलब भाई इलेक्शन, यार मुझे एक बात बताओ, डेमोक्रेसी में अगर आदमी इलेक्शन ही ना जीते तो क्या करने का है? तो इलेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीजेपी की एक खूबी है कि वो है ना, जरा भी चांस पे नहीं रखते। तो ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें क्या गलत है फिर? जब डेमोक्रेसी नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि ओवैसी साहब को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बल्कि मैं जब हैदराबाद में किसी ने मुझे पूछा था, मैंने कहा यार क्या सोनिया गांधी को पूछना चाहिए ओवैसी साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए? कमाल है, क्यों नहीं लड़े? मैंने कहा क्यों नहीं लड़े ओवैसी साहब, उनको पूरे हिंदुस्तान में लड़ना चाहिए, सवाल ही कहां है। तो जो ओवैसी पर जो बी टीम का टैग लगा था, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई टैग तो मेरे ऊपर कौन सा कम लगा है?
मुरा- तो करीबी रहे हैं, अरे आप तो करीबी दिखते हैं रहे साथ तो में। क्या? अरे पर- आप विदेशों तो में एक उनके मिनट, लिए पूरी कहते एक हैं, मिनट, जफर एक सरेश मिनट। वाला विदेशों में मोदी के लिए बैटिंग करते हैं अच्छी, अरे पर ये एक कहा मिनट, जाता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए बैटिंग करना भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए की है तो नहीं करनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं करनी चाहिए, अगर की है तो मैंने कोई बड़ा तबका जिसको ये मानता हो कि हमारे खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं, एक बड़ा तबका ये मानता है देश का। ये सब जो है ना, ये बेचारे, मैं अभी बोल रहा हूँ जो यूपी बिहार में है, जो मुसलमान है ना, जो कभी गुजरात आए नहीं, वो ये बोलते हैं। मैं तो गुजरात में रहा, मैं यहाँ पला बड़ा, यहाँ पैदा हुआ, मैंने खुद ने बहुत देखा गुजरात में, मैं आज भी देख रहा अरे भाई, हूँ तो किस एक तरीके मिनट, का एक मिनट। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर है, वो साफ नजर आता है। नहीं 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 भाई, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट्स पे जाओ। अभी आपको पता है गुजरात में मुसलमान कितने हैं? 9.8%। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना, उसमें मुसलमान 23% है। मैं कह रहा हूं ना आपको, आप अपने अंदर में ऐसा पैदा कर दो, और उसमें मैं आपको बताऊं, मेरी जो हमारी, हम सुन्नी बोरे हैं, हमारे यहाँ एवरी सेकंड सुन्नी बोरा जो है ना वाल मैन्युफैक्चरिंग में, हमारा भी 100 साल से बराबर। अब वाल्व क्या है मालूम है? क्रिटिकल कंपोनेंट है, मतलब अगर वाल्व जरा लीक हो ना तो हजारों करोड़ का प्लांट फट जाएगा, है ना? तो वाल्व बनाने वाले 99% कौन है? सुन्नी बोरे हैं, मुसलमान है। जब ये राइट हुआ था ना तो ये लगे थे कि भाई जल्दी से, तो क्यों नहीं लगाई अपनी वाल्व की फैक्ट्री? हमारे बारे में, मेरी फैमिली का एक वाल्व बहुत फेमस है जो मेरे वालिद ने डिजाइन किया था किसी जमाने में, डबल पोर्ट सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉयलर में सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। बोले वाल्व तो एमएच का ही चाहिए। क्यों भाई? मालूम है मेरे वालिद की माशाल्लाह दाढ़ी थी, हमारे यहां सबकी दाढ़ी है। बोले नहीं, वाल्व तो एमएच ब्रदर्स का चाहिए। क्यों? तो मैं वही कहता हूं कि मुसलमान जिस दिन अपने अंदर में ये पैदा कर देगा ना, तो फिर यही आएंगे, नहीं भाई। आपको पता है ट्रांसपोर्टर मुसलमान हैं गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में। 2002 हुआ तो ट्रांसपोर्टर बंद हो गए थे। आपके कौन सा इलाका है यार ये, 20 नगर के बाद? नहीं नहीं नहीं, 20 नगर से ने जो लग के है ना, ये वडनगर और ये, वो एक जगह है वहां के, अक्सर एवरी थर्ड मुस्लिम ट्रांसपोर्टर है, खुद ट्रक चलाता है। तो बैठ गए थे, माल तो तैयार है सेठ साहब का, अग्रवाल साहब का, गुप्ता साहब का, शाह साहब का, लेके कौन जाएगा? बोले नहीं यार, वो तो मैं इसी पे भरोसा कर सकता हूं। बस ये जिस दिन आपने पैदा कर लिया ना, तो मैं यही कह रहा हूं ना, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी को आप पर काफी भरोसा था कि जफर हमारे लिए अच्छा काम सब करते हैं, दुबई वगैरह में, सऊदी में। ठीक है, नहीं मैंने ऑनेस्टली भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए किया है तो। तो आपने किया, लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि मोदी जी ने आपका इस्तेमाल किया, ये भी तो अब कहा जाता है जफर भाई। अरे भैया, तो अब बोलने के लिए तो वो यूं भी कहते थे कि मैं मीर जाफर हूं, तो मैं मीर जाफर था? आपको नहीं लगता मोदी ने आपका इस्तेमाल नहीं किया? एक मिनट, कौन सा इल्काब नहीं लगाया मुझ पर? तो ठीक है, अब वो तो ऐसा है ना, इल्काब लगाने वाले लगाते हैं। अभी भी कुछ बातचत वगैरह होती है मोदी जी हम से? लोग काम करते ही हैं। और देखिए, मैं पहले भी आपको मालूम है कि मेरा सियासी ताल्लुक तो था ही नहीं, एक पर्सनल रिलेशनशिप थी, आज भी वही है, रखिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये, जैसे आपने कहा कि भारत में जो कुछ चीजें हो रही है, ये डाटा आया है कि एक साल में 8,000 लोगों ने भारत छोड़ दिया है। नहीं देखिए, ये तो चलता ही रहेगा। ये माइग्रेशन जो है ना, हमेशा हर बेहतर आदमी चाहता है कि भाई मैं अच्छी जगह पे जाऊं। वो तो एक ऐसे सुपर पावर बनेंगे हम। नहीं, वो तो नॉर्मल है यार। अमेरिका से कितने लोग जाते हैं? बहुत सारे। अब आपको पता है दुबई के अंदर कम से कम 25,000 बरतानिया हैं। भाई दुबई के अंदर, दुबई में या यूएई में 12% है उनकी तो पॉपुलेशन, 88% बाहर के हैं। उसमें बहुत बड़ी तादाद में अभी जो आए पिछले 10-12 साल में, वो कहां से आए मालूम है? यूरोप से और इंग्लैंड से आए, बड़ी तादाद में। उनको क्या कमी है? तो ये चलता रहता है माइग्रेशन का। तो आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव में आप नतीजे क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है गुजरात में? मुझे तो लगता है बीजेपी ही आएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब हाँ, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, किसी का कुछ नहीं रहेगा। अब एमआईएम पार्टी तो कितनी सीटों में लड़ रही है, तो और आम आदमी पार्टी मुश्किल से कुछ 1-2 सीटें अगर ले जाए तो ले जाए। राहुल गांधी पर एक सवाल करना भूल गया, भारत जोड़ो यात्रा क्या कहेंगे आप? नहीं, वो जुड़ रही है, लेकिन देखिए अगेन, आपने जो सवाल पूछा था इलेक्शन में कितना कन्वर्ट होता है, तो असल है। कांग्रेस तो कहती है हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भाई यार एक बात मुझे बताओ, ये कोई इसलिए बात? गुजरात भी नहीं ज्यादा कर रहे हैं। डायरेक्टर है कंपनी का, वो यूं कहते हैं देखो यार मैं तो बिजनेस के लिए नहीं बैठा हूं कुर्सी पे। अरे सियासी पार्टी किस लिए है?
सियासी पार्टी अगर ये कहे कि हम चुनाव के लिए नहीं है, इसका मतलब जो आप कह रहे मेरे पर्सनल ताल्लुकात थे मोदी से, सियासी नहीं थे, तो मोदी आपको सियासी यूज कर नहीं 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 नहीं, मेरे तो पर्सनल ताल्लुकात थे, क्योंकि अगर सियासी ताल्लुकात होते तो मैंने कोई भी पोजीशन ली होती, मैंने ली नहीं, क्योंकि भाई ठीक है। और सुनिए, नहीं, मानू का चांसलर बनना यार वो कोई सियासी चीज है भाई? मेरे किसको रेवड़ी है, किसको बांटती है मोदी सरकार? अरे भाई सुनिए, उसमें तो मेरी जान और माल लगा वहां 3 साल, और गवर्नमेंट से ले लेके दिया मुसलमानों को, वो आपको नहीं पता। मेरा बल्कि मेरा तो गया, बल्कि आपको अगर ताज्जुब होगा कि मैं पहला चांसलर होऊंगा हिंदुस्तान का कि जिसके मैंने एक अकाउंट बनाया था वहां पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैं प्रोग्राम करता था मानू में, इंटरनेशनल सेमिनार किए, बड़े बड़े लोगों को बाहर से बुलाता था मैं, तो मैंने वो पैसे ना यूनिवर्सिटी से लिए, ना मैंने यूजीसी से लिए, ना मैंने एचआरडी से लिए। मैंने एक सेपरेट अकाउंट बनाया था और मैं उसमें लाता था पैसे। तो मैंने उसमें 1,10,00,000 रुपए टोटल आए थे, और जब मैंने छोड़ी ना चांसलरशिप तो उसमें 3,90,000 रुपए की क्रेडिट पड़ी थी। छोड़ना नहीं पड़ा, अगर आप कर रहे थे, छोड़ना नहीं पड़ा, मेरा हो गया। मैंने कहा भाई बहुत हो गया, कालू सलामा, क्योंकि हमेशा टॉप पे जाओ, क्योंकि जो काम आपने 3 साल किया, मेरे जो प्रीडेसेसर मेरे बाद जो आए थे, मैंने कहा यार देखो आप कुछ मत करना, मैं जो छोड़ के गया हूं ना इसी को तुम संभाल लोगे तो बहुत है। लेकिन मैंने इंसान टॉप पर से तो और ज्यादा टॉप पे आने की सोचता है, तो आप ठीक पीछे हो क्यों गया, आ गए आप? इतना काम था कि मैंने कहा अब आप इसको संभालो, इसलिए। और फिर देखिए, मैं तो असल कारोबारी आदमी हूं भाई, वो तो मोदी भी यही कहते हैं, मैं तो मेरे खून में व्यापार है। मैं तो बिजनेसमैन हूं। मोदी भी यही कहते हैं कि मेरे खून में व्यापार है। उनका सियासत है, मेरा तो भाई मुझे तो यहाँ कमाना है, मैं वहां जाके कमा नहीं सकता था, तो मैंने बोला भाई अपने कमाने का काम है। हाँ, और मैं ये कहता हूं कि भाई जो गवर्नमेंट हो उससे ताल्लुक रखो, और मैं किन लोगों को बोलता हूं? जो नॉन पॉलिटिकल हो, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, एजुकेशनिस्ट हैं, उलमा है, उनका एक तबका हो जो गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को रखता रहे, बस। ठीक है सफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।